नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्षितिज भाग 1 में शामिल एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रचना। यह रचना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी हुई है। रचना देश के स्वतंत्र होने से पहले लिखी गई और इसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं यशस्वी संपादक स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी इस कविता के माध्यम से हमारे सामने अनेक ऐसे प्रसंगों को सृजनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जानेंगे कि जिस आज़ादी का आनंद आज हम और आप उठा रहे हैं वह आज़ादी कितने संघर्षों से मिली है। जेल में ब्रिटिश सरकार किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दिया करती थी, किस प्रकार लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था ताकि मातृभूमि की रक्षा से उन्हें विचलित किया जा सके। यह कविता अपने समय में बहुत लोकप्रिय हुई और आज भी इसकी उपादेयता उतनी ही अधिक है। तो आइए आज अध्ययन करते हैं कैदी और कोकिला का। तो सबसे पहले कवि परिचय। आज के हमारे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक गांव में हुआ। आपका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद आपने घर में ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आप भारत के यशस्वी संपादकों में भी शुमार किए जाते हैं। लेखन के क्षेत्र में आपने अनेक नए आयाम स्थापित किए। आपने 3 महत्वपूर्ण अखबार प्रभा, कर्मवीर आदि का संपादन किया और उसके माध्यम से लगातार युवाओं की आवाज बने, स्वतंत्रता के रक्षक सिद्ध हुए। आपने 1921-22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रथम गिरफ्तारी देने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान की जाती है। आपके साहित्य में देश प्रेम और प्रकृति का अनूठा चित्रण मिलता है। आपकी इसी क्षमता से प्रभावित होकर देश का पहला जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया वह आपके नाम पर ही है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा आदि आपकी ऐसी कृतियां हैं जो अमर कृतियां हैं और लगातार जो साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा किस प्रकार से की जा सकती है इसके नए मानदंड हमारे सामने रखती हैं। आपको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपने देव पुरस्कार प्राप्त किया और साहित्य अकादमी जैसे अनेक पुरस्कार आपकी झोली में हैं। ऐसे यशस्वी स्वतंत्रता सेनानियों की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपकी कथनी और करनी के सामंजस्य का यह परिणाम है कि आज भी आप पढ़े नहीं पूजे जाते हैं। तो आइए आज ऐसे ख्यातिनाम लेखक की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना जो कहीं न कहीं अपने भीतर इतिहास समेटे हुए है उस रचना का रसास्वादन करें। तो सबसे पहले कविता का आदर्श वाचन। इसके माध्यम से हम पूरी कविता के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है: क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में,
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू की चर्रक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगें रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो इस प्रकार एक कोयल के माध्यम से कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कोयल एक माध्यम भर है। कवि कारावास में है, स्वतंत्रता का समय है, ब्रिटिश राज है और इस ब्रिटिश राज के दौरान विभिन्न प्रकार की यातनाएं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती हैं, उन यातनाओं का बहुत ही सूक्ष्म और भोगा हुआ यथार्थ कवि हमारे समक्ष इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो कविता के प्रसंग और व्याख्या को जानने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्द संपदा पर चर्चा करें। बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। हिमकर, चंद्रमा। दावानल, जंगल की आग। मोट, चरसा या चमड़े का डोल जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ, बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी। हुंकृति, हुंकार। व्याली, सर्पिणी। और मोहन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरी हमारी स्वतंत्रता की यात्रा में निभाई और उन्हीं का जिक्र इस कविता में किया गया है। तो आइए अब कविता की व्याख्या करें। तो आप जानते हैं व्याख्या से पूर्व हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कवितांश या काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में शामिल कविता कैदी और कोकिला से लिया गया है। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी और इस कविता में कवि कोयल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों पर जेल में होने वाली यातनाओं का यंत्रणा का लोमहर्षक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए अब इस कविता की व्याख्या देखें। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। रात्रि के गहरे अंधकार में कवि यातना गृह में है, जेल में है
और उस जेल में जब उन्हें कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है तो भीतर से बहुत आक्रांत होने के कारण, भीतर से बहुत व्यथित होने के कारण वे उस कोयल से सवाल करने लगते हैं। एक तरह से प्रश्न शैली में उन सवालों के माध्यम से वे देशवासियों के समक्ष अपने विचार रखना चाहते हैं। वे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार के कष्टों को सहन करना होता है। तो उससे सवाल करते हैं कि हे कोकिल, तुम क्या गा रही हो? तुम किसका संदेश लेकर के आई हो? क्या यह हमारे देश की जनता का हमारे लिए संदेश है? हम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संदेश है? तुम बताओ, सुनाओ, मुझे क्या कहना चाहती हो? आगे कवि अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि मैं कहां हूं, मेरे आसपास स्थिति क्या है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची और काली दीवारें हैं जिनके भीतर प्रकाश भी नहीं आ सकता। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और हमें ऐसे लोगों के साथ रखा गया है जो चोर हैं, डाकू हैं, पाकिट मार हैं, रास्ते में लोगों को लूट लेते हैं। हम राजनीतिक कैदी हैं, स्वतंत्रता की सिपाही हैं, हम देश को आजाद करवाना चाहते हैं और ये ब्रिटिश सरकार हमारे इन राजनीतिक अधिकारों का हनन कर रही है और हमें कैसे लोगों के साथ रख रही है? ऐसे लोगों के साथ रख रही है जिनकी कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है, जिनकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, जो किसी लक्ष्य के लिए यहां जेल में नहीं आए हैं, जो चोर हैं, डाकू हैं, और ऐसे लोगों के डेरे में हमें रखा गया है। और हमारे साथ क्या होता है? जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और यदि हम में से कोई कैदी आत्महत्या करना चाहे, मरना चाहे, अपने प्राण छोड़ना चाहे, तो यह ब्रिटिश सरकार इसकी भी अनुमति नहीं देती। हमारे जीवन पर बहुत कड़ा पहरा है, हमें लगातार निगरानी में रखा जाता है, हमें एक क्षण के लिए भी स्वतंत्रता नसीब यहां नहीं है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इस शासन में ऐसा अंधकार मचा हुआ है कि कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और जब दिन होता है तो यहां प्रकाश पहुंच नहीं पाता, तो हिमकर निराश करके चला गया है। और चारों तरफ अब भी रात तो काली है ही, क्योंकि ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, हमारी कोठरी बहुत काली है। और इस कालीमा से युक्त समय में हे काली कोयल, हे मेरी सखी, तू यहां क्यों आई है? क्यों हुक पड़ी तू? तेरी वेदना बहुत बोझ देने वाली है, हमारे उस संकट को बढ़ाने वाली है। तुम बताओ कि तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली जैसी हो, तुम्हारे पास जो स्वर है, तुम्हारे पास दूसरे को जो आनंद देने की क्षमता है, आज तुमने उसे कैसे तिरोहित कर दिया? कोकिल बोलो तो, हे कोयल, मुझे तुम अपनी इस बारे में बताओ। क्या तुम बावरी हो गई हो हमारे इस कष्ट को देख करके, संताप को देख करके, पीड़ा को देख करके, कि आधी रात को चीख पड़ती हो? कोयल गाती है, चीखती नहीं है। संगीत में और शोर में फर्क है। तो कोयल, क्या तुम इतनी बावरी हो गई हो कि चीखने में और गाने में अंतर खत्म हो गया है? या तुम हमारी पीड़ा से इतनी व्यथित हो कि तुम अब चीखने लगी हो? ये पीड़ा तुमसे सहन नहीं हो रही है। किस दावा नल की ज्वालाएं दिखी? कोकिल बोलो तो, क्या जंगल में जब आग लगती है तो जिस प्रकार से सब लोग नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्या तुम भी देख पा रही हो कि ये पूरा देश उस जंगल की आग की तरह अंग्रेजों के कब्जे में है? सबके अधिकारों को जलाया जा रहा है, सबको कष्ट दिया जा रहा है, और उसी के कारण तुम इस प्रकार से व्यवहार कर रही हो, अपनी बात को रख रही हो? या तुम्हारे व्यवहार में यह जो परिवर्तन आया है वो इसलिए आया है कि तुम हमें जंजीरों में बंधे हुए नहीं देख सकती? तो ये जंजीरें नहीं है, ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज्य का गहना है
जो हम स्वतंत्रता सेनानियों को सजाने के लिए हमें पहनाया गया है। हम यहाँ निरंतर कोल्हू चलाते हैं, कोल्हू की चर्रकचू आवाज लगातार आती रहती है और अब हमें इसमें भी जीवन की तान सुनाई देती है। हमने अपने आप को इस प्रकार का अभ्यस्त कर लिया है कि लगातार लगातार हमारा शोषण होता है, पर हम अपने आत्मविश्वास को समाप्त नहीं होने देते। हम यहां इस जीवन की तान में अपनी उंगलियों से इन गिट्टियों पर जैसे गीत लिख रहे हैं। अपने आप को जीवंत और जागृत हम लोग रखे हुए हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जैसे बैल के ऊपर जो लकड़ी रखी रहती है और उस लकड़ी से वह खींचता है, उसी प्रकार से मैं भी चरस होती है जिसके माध्यम से चमड़े का एक ऐसा बर्तन बना होता है जो पानी निकालने का काम करता है, कुएं से पानी निकालने का काम करता है। तो बैल के ऊपर जुआ रख के उसे पानी को निकाला जाता है। तो कवि कहते हैं कि हम भी उसी बैल की तरह अपने परिश्रम के माध्यम से ये ब्रिटिश जो अकड़े हुए हैं, जो बहुत अहंकार में हैं, जो भारतीयों को कमतर समझते हैं, उनकी अकड़ को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। कि आप हमें कितना ही सताइए, कितना ही कष्ट दीजिए, लेकिन आप हमारे आत्मबल को, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सकते, मातृभूमि के पथ से हमें विचलित नहीं कर सकते। और इसीलिए आप समझ पाएंगे कि ये कविता आज तक क्यों साहित्यकारों और कवियों के गले का हार बनी हुई है, क्योंकि इसमें सत्यता है, इसमें भोगा हुआ यथार्थ है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवंत उस संघर्ष को काव्यात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से हमारे सामने रखती है। आगे कवि कहते हैं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि तुम दिन में इसलिए इन बातों को नहीं रख रही होगी कि उससे एक कारुणिक वातावरण उत्पन्न होगा। लोग पीड़ा में चले जाएंगे, दुख में चले जाएंगे, द्वंद्व में चले जाएंगे। तो लगता है कि इसीलिए तुमने यह रुदन का जो समय है वो रात्रि का चुना है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तुम इसलिए रात के समय में अपनी यह रुदन, अपनी यह करुणा, अपनी यह वेदना व्यक्त कर रही हो। आगे कवि कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। चारों तरफ शांति है और इस शांति के वातावरण में तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तुम इस प्रकार से यदि हमारी पीड़ा को सबके सामने रखोगी तो एक क्रांति जागृत होगी। लोग राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए उठ खड़े होंगे। तो क्या तुम चुपचाप अपने तरीके से क्रांति के बीज बो रही हो। यानी जब सर पे आ पड़ती है तो कोयल जैसी मधुर तान गाने वाली भी अपनी स्वतंत्रता के लिए क्रांति के गीत गाने को बाध्य हो जाती है। आगे कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, यह कोयल तेरा रंग कैसा है, काला है। और रात कैसी है, रात भी काली है। और यह ब्रिटिश शासन जो काम कर रहा है वह कर्म भी सारे काले ही हैं। यहां हर तरफ की जो लहर बहती है वह भी काली है। यहां तक कि हमारी कल्पना करने की क्षमता में भी अब कालिमा ही कालिमा दिखाई देती है। मेरी यह जो काल कोठरी है यह भी काली है, मेरी टोपी है यह भी काली है, कमली है यह कंबल जो है यह भी काला है, और जो लोह श्रृंखलाएं मुझे इन अंग्रेजों ने पहना रखी हैं वे भी काली हैं। पहरे की हूं कृति की ब्याली। और इस प्रकार जो हुंकार है शर्पिणी सी तूने जो दी है, और हमें जो लगातार यहाँ इन सब कालिमाओं के बीच में गालियां खानी पड़ती हैं, तो ये सब असह्य कष्ट हमें यहाँ सहने पड़ते हैं। हम बहुत एक ऐसी जगह में हैं जहाँ सब कुछ काला ही काला है, अंधकार में है। और हमारी यात्रा क्या है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम इस अंधकार से प्रकाश की ओर आएं।
परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर आए हैं। तो वास्तव में वर्तमान जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से काली हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो। इस पूरे कालिमा युक्त सागर जैसे अथाह कालिमा युक्त संसार में भी तुम अपने प्राणों का उत्सर्जन देने के लिए तैयार हो, तुम अपने प्राणों को समाप्त करने के लिए तैयार हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुम इस कालिमा युक्त संसार में भी अपने गीतों को प्रस्तुत कर रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी खाली। कवि तुलना करता है कि तेरे पास बहुत कुछ है, अभी तेरी स्वतंत्रता तेरे पास है, तू एक हरी डाली पर बैठी है और मैं कहाँ हूँ, मैं जिस कोठरी में हूँ वह कोठरी पूरी तरह से खाली है, काली है, कालिमा युक्त है, अंधकार युक्त है। तेरा नभ भर में संचार, तू इस आकाश में जहां चाहे वहां विचरण कर सकती है, स्वतंत्र है, स्वच्छंदता तेरे पास है, लेकिन मेरे पास ये स्वतंत्रता नहीं है। मेरा तो केवल 10 फुट का संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, तू अगर गीत गाती है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और मैं यहां रोना भी चाहता हूं, रोना भी है मुझे गुनाह, तो मैं रो भी नहीं सकता। मेरे रोने पर भी पाबंदी ब्रिटिश सरकार ने लगा रखी है। इस तरह की परिस्थितियों में भी मैं इस देश को स्वतंत्र करवाना चाहता हूं। देख विषमता तेरी मेरी, हम दोनों के बीच में देख कितनी विषमता है, लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि तू फिर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, कि तू रणभेरी बजा रही है कि हम सबको मिलकर के इस ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। यह जो आह्वान तुमने मेरे लिए किया है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं कि अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से इस पूरे संसार का मार्गदर्शन करूं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों के आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ये मोहन जो शब्द है वो मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि गांधी जी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिस व्रत को धारण किए हुए हैं, जो स्वतंत्रता का संकल्प उन्होंने लिया हुआ है, मैं भी अपने उस स्वतंत्रता के प्रण में शामिल होना चाहता हूं और उसमें अपना अर्क भरना चाहता हूं, उसके साथ में शामिल हूं। अगर ये कोकिल तुम्हारा यह आह्वान है, अर्थात हम सबको मिलकर के महात्मा गांधी जी के निर्देशन में इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह जो समय है यह मीठे गीत गाने का नहीं है, यह तो क्रांति के स्वरों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी जो अथाह पीड़ा से गुजर रहे हैं उनसे प्रेरणा पाने का समय है। तो इस प्रकार यह बहुत ही औध से भरी हुई और शानदार कविता हमने पढ़ी। आइए अब इस कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो यह पूरी कविता कोयल के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में कवि ने हमारे समक्ष रखी है। कोयल की कूक सुनकर के शुरू में कवि को लगा कि वह उसे प्रेरणा देना चाहती है, यातनाओं के दर्द को समाप्त करना चाहती है, उन्हें होने वाले कष्टों पर अपने आंसू बहाना चाहती है और एक तरह से विद्रोह की क्रांति इस पूरे विश्व में जागृत करना चाहती है। और कोयल के साथ इस प्रकार के संदेशों को प्राप्त कर कवि अंततः आत्म बलिदान के लिए तैयार हो जाता है कि मोहन के व्रत में आंसू भरने के लिए मैं तैयार हूं और मैं अपना बलिदान मातृभूमि के लिए करने के लिए तैयार हूं। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है, कि भाई क्या कारण है कि कोकिल को इस आधी रात के समय बोलना पड़ा। तो वे कहते हैं कि वह क्रांतिकारियों के लिए
देशभक्तों का, देशवासियों का संदेश लेकर के आई होगी। वह क्रांतिकारियों को कैद में ढाढ़स और दिलासा देने के लिए आई होगी। वह क्रांतिकारियों को होने वाले दुख को बांटना चाहती है और कहीं उसे यह भी लगता है कि इस दुख को देख करके वह पागल भी हो गई है, इसीलिए आधी रात में चीख रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? यह अंधेरे का प्रभाव, तम का प्रभाव ब्रिटिश शासन का है, क्योंकि वे भारतीयों पर बहुत अधिक अत्याचार करते हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं देते हैं। कोल्लू के बैल की जगह स्वतंत्रता सेनानियों को जोड़ा जाता है ताकि उनके मान सम्मान को समाप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का जीवंत वर्णन हमारे सामने करती है। उन जेलों की दीवारें बहुत ऊंची होती थी, कोठरियां छोटी छोटी होती थी, जहां गहरा अंधेरा होता था, प्रकाश आ नहीं सकता था और कैदियों को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी। उन्हें तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार अनेक ऐसी दारुण और कष्टप्रद स्थितियां हैं जो इस पाठ में चित्रित की गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस संदर्भ में पहली पंक्ति है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। तो कवि मानते हैं कि कोयल के पास जो स्वर है, जो वह मीठा गाती है, उसके माध्यम से मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली है वो, और इस समय वह मृदुल वैभव भारी संकट में है। तो कवि उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी बात बताओ कि मधुर गीत गाने वाली आज तुम इस अर्धरात्रि को चीख क्यों रही हो। अगला जो भाव स्पष्ट करने के लिए है वह है ख, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के लोग जो गहरी अकड़ में रहते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों के आत्म बलिदान को, आत्मसम्मान को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्रता के मार्ग से विचलित करना चाहते हैं। तो कवि कहता है हम बैलों के स्थान पर कोल्लू में जुटने के लिए तैयार हैं, और ये सब प्रयास ब्रिटिश इसलिए कर रहे हैं ताकि वे हमें अपने पथ से विचलित कर सकें और उनकी यह अकड़ समाप्त हो जाएगी। मातृभूमि के प्रति बलिदान का हमारा जो जज्बा है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा होता है कि भारतीयों के आक्रोश और असंतोष की ज्वाला को देख लिया होगा। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली भयंकर आग के समान है और उसी क्रांति की सूचना देने के लिए यह कोयल अर्धरात्रि में चीख रही है और आज जेल में आई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि जब तुलना करता है तो अनेक चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं जो कवि की स्थिति में और कोयल की स्थिति में फर्क ला देती हैं, और इन्हीं से कवि कोयल से ईर्ष्या करने लगते हैं। पहली बात, कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि प्रतंत्र हैं। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी काल कोठरी में है। वह गा सकती है
वह रो भी नहीं सकते हैं। और इन सब चीज़ों की तुलना करके कहीं न कहीं कवि कोयल के प्रति ईर्ष्यालु हो जाते हैं। पर सत्यता यह है कि इस शैली के माध्यम से कवि स्वतंत्रता सेनानियों की उन पीड़ाओं को सूक्ष्मता के साथ हमारे सामने रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के मस्तिष्क पर कोयल की पहले की बहुत कर्णप्रिय और मधुर संगीत वाली स्मृतियां अंकित हैं। कोयल का वह संगीत एक तरह से क्रांति की ज्वाला में परिवर्तित हो चुका है और कोयल का संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि कोयल भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहती और ब्रिटिश सरकार के इस जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना चाहती है। प्रश्न संख्या 9। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है कि ब्रिटिश राज ने स्वतंत्रता सेनानियों को जो हथकड़ियां पहनाई हैं वे किसी अपराध के कारण नहीं हैं, वे देश की रक्षा के लिए हैं, वे स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैं, वे मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हैं। अतः ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये गहना हैं, ये श्रृंगार की सामग्री हैं, ये हमारे स्वतंत्रता वीरों का सौंदर्य है जो उनके बलिदान के प्रति हमेशा हमें नमन करने के लिए प्रेरित करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। काली तू आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। अनेक बार इन पंक्तियों में कवि काले शब्द की आवृत्ति करते हैं। वे कहते हैं हथकड़ियाँ भी काली हैं, कोयल का जो रंग है वह भी काला है, अंग्रेज़ों के अन्याय के जो कारनामे हैं वह भी काले हैं, और पराधीनता जो भारतीयों का भविष्य है पराधीनता के कारण वह भी काला है। तो इन सब के माध्यम से बहुत ही अलंकारिक भाषा के माध्यम से सक्षमता के साथ कवि अपनी बात को रख पाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? तो इसमें हमें काव्य सौंदर्य बताना है। इस पंक्ति का जो काव्य सौंदर्य है वह हमें स्पष्ट करना है। तो कवि कहते हैं कि जेल में जो यातनाएं दी जा रही हैं वे दावानल की ज्वालाएं कही गई हैं, कि ब्रिटिश जेलों में हमारे स्वतंत्रता सेनानी असहनीय यातनाएं झेल रहे हैं, और यह उपमान बहुत ही सटीक बन पड़ा है। कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। तो कोयल का यह जो मानवीकरण है यह भी प्रभावित करता है। दावानल की ज्वालाएं में जो रूपातिशोक्ति अलंकार है वह महत्वपूर्ण है, और अनुप्रास की छटा हमें दिखाई देती ही है। साथ ही साथ प्रश्न शैली के माध्यम से लेखक ने इस पूरे वार्तालाप को, संवाद को बहुत ही आकर्षक, रोचक और प्रभावी बना दिया है। इसमें ख है, तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि हम दोनों की स्थितियों में लगातार फर्क है, दोनों की तुलना की गई है। मैं जेल में हूँ, तू हरी डाली पर है, तुझे सबकी प्रशंसा मिलती है, मैं जबकि रो भी नहीं पाता। तो यहाँ जो कोयल का मानवीकरण है वो बहुत सुंदर है। कोयल जो रणभेरी बजा रही है वह एक तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की तरह स्वतंत्रता का आह्वान कर रही है और अपनी कूक से सभी को प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और प्रभावशाली है। उसमें संगीतात्मकता है, उसमें तुकांत है, तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। तो इस प्रकार अनेक विशेषताएं इसमें विद्यमान हैं। अब हम रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न देखेंगे। इस क्रम में रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है,
कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? कोकिला की बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि कोकिला का स्वर हमेशा मधुर होता है, और एक व्यक्ति अपने कर्मों से, कुकृत्यों से एक मधुर गान गाने वाले पक्षी को भी इतना मजबूर कर दे कि वह क्रांति का आह्वान करने के लिए बाध्य हो जाए। यद्यपि कवि भी मधुर गीत लिखते हैं, लेकिन वे परिस्थितियां ब्रिटिश राज ने ऐसी पैदा कर दी हैं कि उन स्थितियों में उन कवियों के लिए भी अब श्रृंगार के गीत लिखना संभव नहीं है और क्रांति का बिगुल बजाना अनिवार्य है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कवि ने कोयल को अपनी बात रखने के लिए चुना। प्रश्न संख्या 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार कुत्सित प्रयास करना चाहती थी। वह स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा दिखाना चाहती थी, उनके मानसिक रूप से आघात पहुंचाना चाहती थी और अपराधियों की तरह उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनके आत्मबल को तोड़ना चाहती थी। यद्यपि वे ऐसा कर नहीं पाए और भारत स्वतंत्र हुआ। अब हैं पाठ्येतर सक्रियता। तो पाठ्येतर सक्रियता के अंतर प्रश्न संख्या 14, पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थीं, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थीं, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व पर भीति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। बहुत महत्वपूर्ण काम है यह। तो पराधीन भारत की जो जेलें जिनमें बहुत सजा यंत्रणा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी, वे हैं अंडमान निकोबार की जेल, जहां वीर सावरकर जी को रखा गया था, सावरकर बंधुओं को रखा गया था। पोरबंदर की जेल, इलाहाबाद की नैनी जेल, कोलकाता की जेल और पूना की यरवदा जेल। तो ये सब के बारे में जो जानकारियां हैं वो आप अपनी भीति पत्रिका पर प्रदर्शित करेंगे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारकर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस दिशा में अब अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि हम पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। उन्हें योग सिखाया जाता है, आध्यात्म की शिक्षा दी जाती है, धार्मिक प्रवचन सुनाए जाते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे अधिकाधिक संख्या में इन चीज़ों से प्रेरित होकर के बुराई के उस मार्ग को त्याग सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण रचना कैदी और कोकिला को पढ़ा। निश्चित रूप से आज का यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।